हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे लेक्चर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट 3 में। इससे पहले हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और हार्ट का वर्किंग के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक का आगे बढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम देखने वाले हैं वो है ईसीजी। ईसीजी अगर आप देखो तो आप बोर्ड से देख के सोच पा रहे होगे, आपने ये बहुत जगह पे देखा होगा, हॉस्पिटल्स में, सीरियल्स में देखा होगा, साइड में चलता है टी 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 करके, मर जाता है तो ऐसे फ्लैट लाइन दिखा देता है। तो सबसे पहले ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या फिर ईसीजी समझने से पहले हम तीन टर्म समझेंगे। पहला टर्म था हमारा, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या फिर ईसीजी समझने से पहले हम तीन टर्म्स देखेंगे। पहला टर्म हो गया हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, दूसरा टर्म हो गया हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो तीसरा टर्म है वो है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बच्चों। ठीक है, तो अब इन तीन टर्म्स में डिफरेंस क्या है? पहला तो हो गया ईसीजी। ईसीजी क्या होता है? इसका स्टडी, इसका जो हम लोग पढ़ते हैं, जो इसको रीड करता है, जो इसको रिकॉर्ड करता है, या फिर जो हम ये पढ़ने वाले हैं, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। कौन देखता है? कार्डियोलॉजिस्ट इसको पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ईसीजी हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब आप जो ये देख रहे हो, ये चीज एक ग्राफ की तरह एक पैटर्न में आता है, जैसे ग्राफ शीट हम लोग यूज करते हैं वैसे ही ग्राफ शीट में आता है। ये निकलता है इसके अंदर से बच्चों, ये है उसका मशीन। इस मशीन से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये शीट ऐसे निकलता रहता है, आपका रीडिंग होता रहता है और ये शीट ऐसे बाहर आती रहती है। तो ये जो मशीन है बच्चों, और इस मशीन का नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है बच्चों, जो मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो मशीन है बच्चों, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो ग्राफ होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो आपको इसमें उल्टा याद रखना है। जो ग्राफ होता है, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ को बोलते हैं हम ग्राम, और जो मशीन होता है उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? ग्राफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहले तीन टर्म्स ईसीजी का। अब हम देखेंगे ये जो यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, इसको अभी हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर ईसीजी जो होता है, उसमें बच्चों जब स्टडी करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिटेल्स दिखाई देते हैं, बहुत अप एंड डाउन दिखाई देते हैं। बट हम हमारे लेवल में अभी एक नॉर्मल पेशेंट का, एक नॉर्मल हार्ट का एक छोटा सा नॉर्मल पार्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था हार्ट कैसे वर्किंग करता है, हमने कार्डियक साइकिल देखा था बच्चों। तो कार्डियक साइकिल कितने सेकंड्स का था बच्चों? 0.8 सेकंड्स। ठीक है, 0.8 सेकंड का हमारा एक साइकिल होता था। ठीक है, इसमें से दो पार्ट में इसे डिवाइड किया गया था, 0.4 सेकंड और 0.4 सेकंड। लास्ट 0.4 सेकंड में क्या होता था बच्चों? जॉइंट डायस्टोल होता था। जॉइंट डायस्टोल में क्या होता था? जॉइंट डायस्टोल में हार्ट के वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स दोनों रिलैक्स स्टेट में होते थे। जो पहला 0.4 सेकंड था उसे फिर डिवाइड किया गया था 0.1 और 0.3 में। 0.1 सेकंड में क्या होता था? ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते थे। 0.3 सेकंड्स में क्या होता था? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते थे। ठीक है बच्चों, कार्डियक साइकिल को अभी हम साइड में एक छोटा सा कार्डियक साइकिल ऐसे नॉर्मल सा बना लेते हैं। ये था बच्चों जॉइंट डायस्टोल, ये था वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये क्या था बच्चों? ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल मतलब क्या होता था? कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल मतलब क्या होता था? रिलैक्सेशन। ठीक है, ये वाला पार्ट कितने सेकंड्स के लिए था? 0.4, 0.1 और ये था 0.3। तो इसी चीज को अभी हम इसमें डिनोट करेंगे या फिर लेवल करेंगे कि कैसे हमारा हार्ट का वर्किंग को हम ईसीजी से देखते हैं। ठीक है, तो ईसीजी में सबसे पहले अगर हम मार्किंग का देखने चले तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पी, क्यू, आर, एस और टी होता है। टी के बाद वापस से ये साइकिल फिर रिपीट होता है। नॉर्मल हमारे केस में ऐसा नहीं होता है, जस्ट फॉर स्टडी और नो एट दिस लेवल हम इतना ही ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसे कार्डियोलॉजिस्ट लोग स्टडी करके, डॉक्टर स्टडी करके बताते हैं कि हार्ट में क्या प्रॉब्लम रहता है। बट एक नॉर्मल ईसीजी ऐसे दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट क्या आ रहा है? यहाँ पे हम पी देख पा रहे हैं।
ठीक है। तो ये पी पे आप देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे एक ऐसे बल्ज दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकंड कहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेकंड हम देख पा रहे हैं क्यू आर एस, ठीक है, क्यू आर एस देख रहे हैं। थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड है ये टी, ठीक है, थर्ड स्टेप हो गया। तो जो पहला स्टेप है, ये जो पहला आपको यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है इस ग्राफ में, ये किस चीज को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है हमारा आर्ट्रियल रीपोलराइजेशन को, ठीक है बच्चों, सॉरी आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को डिपेक्ट करता है, डिनोट करता है। आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब क्या होता है बच्चों, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन और कुछ नहीं होता है, आर्ट्रियल का सिस्टोल, मतलब ऑरिकल्स जब ऑरिकल्स जब सिस्टोल करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम यहाँ पे बोलते हैं आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। तो पहला क्या हो गया बच्चों, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है बच्चों, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। तो आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन अगर हम देखने जाएं तो आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन कितने सेकंड के लिए था, आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन कार्डियक साइकिल में 0.1 सेकंड के लिए था। तो ये वेव भी कितने टाइम का रहेगा बच्चों, 0.1 सेकंड के लिए। तो ये स्टार्ट यहां से होगा, यहां से चल के जस्ट क्यूआरएस के थोड़ा सा पहले, मतलब इस पॉइंट पे, यहां से लेके यहां तक, इस टाइम पे हम कितना बोलेंगे बच्चों, कितना टाइम लगा इस ग्राफ को आगे बढ़ने के लिए, 0.1 सेकंड, ठीक है। अब 0.1 सेकंड के बाद क्या होता था, 0.1 सेकंड के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, तो अब उसको भी हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम उसे रिकॉर्ड करेगा। तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उसको हम डिपिक्ट करते हैं QRS कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक और चीज भी मेजर कर सकते हैं या फिर डिनोट कर सकते हैं, एक आदमी के इलेक्ट्रोकार्डियो जो ईसीजी निकलेगा, उस ईसीजी में नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट हैज बीन पंप्ड द ब्लड, या फिर हार्ट में इंपल्स आया, हार्ट ने बीट किया है। तो एक लाइन हम यहाँ पे लिख देंगे, नंबर ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स is equal to the number of beats, बीट्स किसका, हार्ट का बीट्स, ठीक है। तो QRS कॉम्प्लेक्स क्यू यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे आके S पे आके QRS कॉम्प्लेक्स यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस टाइम को ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो है यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे हो रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल्स अभी क्या कर रहे हैं, सिस्टोल कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन को हम किस टर्म से डिनोट करते हैं, डीपोलराइजेशन से डिनोट करते हैं। आगे हम जाके जब नर्व्स चैप्टर वाला पढ़ेंगे, नर्व्स का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे आप जानोगे कि क्यों हम कॉन्ट्रैक्शन या फिर कोई इंपल्स जब आ रहा है या फिर कोई सिग्नल जब आ रहा है उसे हम डीपोलराइजेशन क्यों बोलते हैं, उस चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया जाएगा बच्चों। अभी आप इतना याद रखिए, जब भी सिस्टोल हो रहा है उसे हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी कार्डियक साइकिल का दो पार्ट खत्म हो गया, वो था एट्रियल सिस्टोल और सेकंड क्या था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये कितने सेकंड के लिए होगा, ये भी होगा आपका 0.3 सेकंड्स। 0.1 सेकंड क्या हो गया ऑरिकुलर सिस्टोल, 0.3 सेकंड क्या हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब क्या बचा बच्चों, जॉइंट डायस्टोल। तो जो जॉइंट डायस्टोल होता है बच्चों, इसमें हमारा वेंट्रिकल्स भी आपका रिलैक्स कर रहे होते हैं और ऑरिकल्स भी रिलैक्स कर रहे होते हैं। ऑरिकल्स कब से रिलैक्सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, ऑरिकल इस पॉइंट के बाद से अपने आप को रिलैक्स स्टेट में रखें, और कहां तक रखेंगे, इस पॉइंट तक, ठीक है। बट वेंट्रिकल्स कहां से रिलैक्स हो रहे हैं, वेंट्रिकल इस पॉइंट से रिलैक्सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जो ग्राफ निकलेगा वो किस पॉइंट से डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि इससे पहले तो QRS कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो इसके बीच में तो वो नहीं डिटेक्ट कर पाएगा कि एट्रिया कब रिलैक्स भी जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे ग्राफ पे किसका रिलैक्सेशन सिर्फ दिखाई देता है, सिर्फ और सिर्फ वेंट्रिकल्स जब रिलैक्सेशन स्टार्ट होते हैं वहां से हमको वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन दिखाई देता है। तो ये जो टी वेव है, ये जो टी वाला पॉइंट है, ये किसे दिखाता है, ये दिखाता है हमारा वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो पूरे ग्राफ में तीन कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक है P, एक है QRS और एक है T। P वेव में क्या देख रहे हैं हम लोग, P वेव में ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, QRS कॉम्प्लेक्स में किसका देख रहे हैं, वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं, और जो T वेव है वो क्या बताता है, T दिखाता है हमारा वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन या फिर रीपोलराइजेशन। इस
इस टर्म पे यहाँ पे रिपोलराइजेशन वर्ड्स यूज होंगे, यहाँ पे सिस्टोल और डायस्टोल यूज नहीं होंगे, ठीक है। अभी हम इस ग्राफ को एक चार्ट में देखते हैं। तो जो यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं बच्चों, पहला है पी वेव। पी वेव में क्या बता रहा है, ये वाला वेव क्या हो रहा है, एट्रिया का डिपोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब जो बच्चों यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट था, जो यहाँ पे पी वेव इधर खत्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा है, ये टाइम क्या है, ये टाइम है एसए नोड से लेके एवीएन तक जो टाइम लगा सिग्नल को पहुंचाने के लिए, वो टाइम यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। वो टाइम भी यहाँ पे पता चलता है कि एसए नोड ने एवी नोड तक अपना सिग्नल जो पास किया उसे कितना टाइम लगा, वो हम यहाँ के ड्यूरेशन से देख सकते हैं कि पी और क्यू के स्टार्टिंग तक। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है बच्चों, डिले एट एवी नोड। तो ये वाला पॉइंट कि ये पार्ट कितना लंबा है, कितना कम टाइम लगा, कितना क्या लगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि एवी नोड तक हमारा सिग्नल कितने टाइम पे पहुंचा। नेक्स्ट आ गया बच्चों हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दिखाता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, लास्ट टी वेव। टी वेव क्या होता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, जब वेंट्रिकल्स अपना सिस्टोल वाला पोजीशन छोड़े और डायस्टोल के पोजीशन में आए। तो उसके बाद जो ये वाला पार्ट था इतना, जिसके बाद फिर से यहाँ पे पी वेव स्टार्ट हो जाता है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, कोई सिग्नल रिकॉर्ड नहीं होता है, यहाँ पे बिल्कुल सिग्नल नहीं आता जब तक हमारा एट्रिया फिर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो, यहाँ पे कोई इंपल्स नहीं आता, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आता, इसलिए इसको हम बोल देते हैं आइसो इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है बच्चों। तो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी जो है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, हम कोई भी हमारा बॉडी में कुछ भी रेगुलेशन हो रहा हो तो दो चीजें मेनली इन्वॉल्व होगी, मिनिमम दो तो होंगी, या तो कोई एक तो रहेगा इन दोनों में से। तो पहला होता है बच्चों न्यूरल एक्टिविटी और दूसरा होता है हमारा हार्मोनल एक्टिविटी। तो दो चीजें हो गई, सबसे पहले कौन सी, एक हो गया हमारा न्यूरल कंट्रोल, दूसरा क्या हो गया हमारा हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। तो इन दोनों को समझने से पहले हम तीन टर्म्स इसमें देखेंगे कि हमारा कार्डियक एक्टिविटी, ये दो चीजें कैसे उन पे हैम्पर करती है, या तो उन्हें बढ़ाती है या तो घटाती है। तो पहला जो हम चीज देखेंगे, तीन पॉइंट्स पे हम मेन फोकस करेंगे। पहला हो गया हमारा हार्ट रेट, ठीक है। पहला देखेंगे हार्ट रेट को क्या करता है, सेकंड देखेंगे कार्डियक आउटपुट कैसे अफेक्ट करता है, कार्डियक आउटपुट, और थर्ड हम जो देखेंगे, थर्ड है हमारा ब्लड प्रेशर, या फिर उसे बीपी लिखते हैं हम, बीपी। तो ये तीनों चीजें कैसे अफेक्ट करती है, बीपी हम आगे टॉपिक में भी पढ़ेंगे पूरे डिटेल में, अभी खाली हम ये देखेंगे बीपी कौन बढ़ाता है और बीपी को कौन घटाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं न्यूरल वाले पार्ट में। न्यूरल वाले पार्ट में बच्चों हम हमारा जब ब्रेन पढ़ेंगे, ब्रेन वाला चैप्टर, वहां पे हम पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास हमारे बॉडी के सारे चीजों को कंट्रोल करने के अलग अलग सेंटर्स होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, और वैसे ही इसके पास हमारे हार्ट को कंट्रोल करने के लिए कार्डियक सेंटर होता है, ठीक है। तो न्यूरल के पास क्या आ गया, चलो इसी से लिखता हूँ। न्यूरल में हमारा सबसे पहले क्या आ गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास अभी कौन सा सेंटर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास अभी कौन सा है, कार्डियक सेंटर, कार्डियक सेंटर। अब ये कार्डियक सेंटर से हमेशा हमारे ब्रेन सिग्नल्स भेजेगा हमारे हार्ट तक कि बेटा अभी हमारे हार्ट को स्लो वर्क करना है, अभी हमारे हार्ट को ज्यादा वर्क करना है। तो उस हिसाब से एसएनएन क्या करेगा, हमारा हार्ट में इंपल्स जनरेट करेगा, हाँ सॉरी। तो जब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हार्ट रेट डिक्रीज कर देता है, हार्ट रेट डिक्रीज कर देता है मतलब बच्चों 72 to 75 हमारा नॉर्मल हार्ट रेट रहता था। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हार्ट रेट घट के हमारा 60-65 हो जाता है। ये हम कंपेयर करेंगे जब वो बढ़ाता है, उससे कंपेयर करेंगे कि उससे वो उसे कितना गिराता है। तो सोचो अगर हमारा हार्ट को सिग्नल आया कि अभी हार्ट रेट को बढ़ाना है, तो अगर वो 90 तक पहुंच गया तो और नेक्स्ट सिग्नल बोलता है कि हार्ट रेट को घटाना है, तो वो उसे घटा के 90 से वापस 72 तक लाएगा। अगर आपका हार्ट रेट 60 या 40-50 वहां तक चला जा रहा है तो वो हमारा बॉडी उसे नहीं रेगुलेट कर रहा है, इसका मतलब हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हार्ट रेट कम हो गया है। बट जब न्यूरल और हार्मोनल काम करेंगे, हार्ट रेट को गिराना मतलब नॉर्मल तक लाना, ठीक है। तो कार्डियक सेंटर से अभी हमको दो चीजें मिलेंगी, कार्डियक सेंटर से दो चीजें इसे हम मतलब कंट्रोल करेंगे। पहला क्या हो गया बच्चों, सिंपैथेटिक
और दूसरा हो गया पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी हम नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पूरे अच्छे से देखेंगे। अभी बस हम देख लेते हैं कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे कार्डियक एक्टिविटी में कैसे अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हो गया हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, और दूसरा हो गया हमारा पीएनएस जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है बच्चों। तो अभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता क्या है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमको क्या करता है, सोचो आप जंगल में हो और जंगल में आपके सामने आप घूमते घूमते एडवेंचर कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, और सामने से एक शेर आ गया, ठीक है। अब शेर को देख के आपको क्या करोगे, थोड़ी ना आप शेर के साथ बैठ के गप्पे करोगे, बात करोगे, भागोगे। तो आपको भागने में कौन मदद करता है, आपको फटाक से सिग्नल कौन देगा कि भाई अभी भागना है, आगे शेर है। तो भागने में कौन मदद करता है, भागने में हमारे बॉडी को रेडी कौन कराता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स हमारे बॉडी में सिग्नल भेजते हैं कि अभी सामने फियर का माहौल है, फियर सिचुएशन है, तो अभी हमें भागना है। तो ये कौन से हार्मोन्स होते हैं, ये कौन से सिग्नल्स हमको रिलीज कराता है, फाइट एंड फ्लाइट के लिए। आप जब किसी से झगड़ा करते हो, आप अपने क्लास में किसी से झगड़ा कर रहे हो, आप किसी से चिल्ला रहे हो, मार रहे हो, जो भी करो, करना मत, बुरी बात होती है, तो उसके लिए कौन रेडी कराता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और फियर के टाइम पे आप हॉरर हाउस में जा रहे हो, भूत देख रहे हो, सामने भूत आ गया, तो आपको डर कौन लगता है, डराता कौन है, एसएनएस आपको सिग्नल भेजता है कि अभी हमें डरना है क्योंकि आगे भूत खड़ा है, ठीक है। तो अभी एसएनएस हमारा इन तीन चीजों को कैसे इफेक्ट करेगा। सबसे पहले हमारा हार्ट रेट। अभी आपके सामने बच्चों अगर एक शेर खड़ा हुआ है, तो आप शेर को देख के आपका हार्ट नॉर्मल काम करेगा नहीं ना, धक 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 बढ़ जाएगा ना। तो हार्ट रेट क्या हो जाएगा, हार्ट रेट विल इंक्रीज, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, कार्डियक आउटपुट। अब अगर हार्ट जल्दी जल्दी पंप कर रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज गोइंग आउट फ्रॉम द हार्ट विल आल्सो इंक्रीज एट दैट टाइम, सो कार्डियक आउटपुट विल आल्सो इंक्रीज, कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, बीपी। तो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अगर आप देखो बच्चों तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर हम आगे भी पढ़ेंगे। तो जो ब्लड हमारे अंदर फ्लो कर रहा है वो हमारे एट्रियाज और वेन्स पे कितना प्रेशर लगा रहा है। तो अगर जब आप भाग रहे हो या फिर भाग के जब आ रहे हो, तब अगर आप अपने हाथ पे यहाँ पे जब हम अपना पल्स चेक करते हैं, आप देखोगे तो आपका पल्स रेट आपको ज्यादा मिलेगा, तो मतलब अभी ब्लड प्रेशर ज्यादा है। तो इसीलिए बीपी जो है, बीपी विल ऑल्सो इंक्रीज। इन द ऑपोजिट वे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। अभी आप भाग के 1-2 किलोमीटर दूर आ गए शेर से, शेर बहुत पीछे है, शेर आपके पीछे नहीं है, उसको मूड नहीं है आपको भगाने का। तो अभी आपको कूल डाउन होना है, आपको रेस्ट करना है, आपको आराम करना है, आपको नॉर्मलाइज होना है। तो पीएनएस क्या करेगा, पीएनएस अब सिग्नल देगा हार्ट को कि भाई अब नहीं भागना है, अब फियर और फ्लाइट का माहौल नहीं है, तो अब हार्ट रेट को वापस आप नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हो। इसने क्या कर दिया था, हार्ट रेट को बढ़ा के सोचो 72 से 85 ले गया था। तो पीएनएस अभी क्या बोलेगा, पीएनएस बोलेगा हार्ट रेट को कम कर दो। कम कर दो मतलब क्या होता है बच्चों, नॉर्मल स्टेट में वापस ले आओ। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा बच्चों, कार्डियक आउटपुट भी एट द सेम टाइम हार्ट रेट के साथ कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। और बीपी क्या हो जाएगा, बीपी भी हमारा नॉर्मल जितना होता है बीपी उस लेवल पे आ जाएगा, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा हार्मोनल। अब हमारे हार्मोन्स किस तरह से हमको काम करते हैं, हमारे हार्मोन्स हमारे कार्डियक आउटपुट पे कैसे इफेक्ट करते हैं। तो मेनली देयर आर 3 हार्मोन्स दैट आर रिलीज्ड इनसाइड आवर बॉडी व्हिच कंट्रोल्स आवर कार्डियक आउटपुट। सबसे पहले हो गया हमारा एड्रेनलिन, दूसरा हो गया हमारा एसिटाइल कोलिन, और जो थर्ड वन है वो है हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा बच्चों और भी बहुत सारी चीजों में काम करता है। थायरॉक्सिन हमारा हार्मोन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमारा स्लीप वेक ये सब में काम करता है। हम इसको पूरे डिटेल्स में सारे हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे हार्मोन वाले चैप्टर पे। तो अभी जो एड्रेनलिन था, अब ये एड्रेनलिन क्या काम करता है, एसिटाइल कोलिन कैसे इफेक्ट करता है और थायरॉक्सिन कैसे इफेक्ट करता है। तो जो एसिटाइल कोलिन है बच्चों, इन तीनों में याद रखने का एक ही तरीका है, एसिटाइल कोलिन जो है वो इन तीनों चीजों को घटाता है और बाकी एड्रेनलिन और थायरॉक्सिन इन तीनों चीजों को बढ़ा देता है। तो एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन हमारे हार्ट रेट को नीचे लाएगा। कार्डियक आउटपुट में इफेक्ट क्या होगा, ये भी कम डाउन हो जाएगा। और बीपी भी हमारा
नीचे आ जाएगा। तो अब अगर एसिटाइल कोलिन सारे चीजों को नीचे ला रहा है, मतलब अपने नॉर्मल स्टेट में ला रहा है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? पीएनएस की तरह काम कर रहा है या एएनएस की तरह काम कर रहा है बच्चों? पीएनएस की तरह। पीएनएस भी सारी चीजों को नॉर्मल की तरह लाता था, एसिटाइल कोलिन भी सारी चीजों को नॉर्मल की स्टेट में लाता है। तो पीएनएस के साथ साथ हमारे अंदर कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? जब पीएनएस काम करता है तब हार्मोन्स कौन से रिलीज होते हैं इसके साथ? तो ये वर्क करता है एसिटाइल कोलिन के साथ। ठीक है बच्चों, एसिटाइल कोलिन के साथ हमारा पीएनएस काम करता है। अब जो एड्रेनलिन हार्मोन है, एड्रेनलिन हार्मोन या फिर हम बोलते हैं एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन। एड्रेनलिन का दूसरा नाम होता है एपिनेफ्रिन, और एड्रेनलिन के जैसा ही एक और हार्मोन भी होता है उसका नाम है नॉन एड्रेनलिन। तो ये दोनों बच्चों क्या काम करते हैं? ये दोनों हमारा फाइट एंड फियर के लिए हमको प्रिपेयर कराते हैं, जैसे हमारा एसएनएस काम करता था। तो अभी एसएनएस किसके साथ एसोसिएशन करके काम करेगा? एसएनएस काम करेगा हमारा एड्रेनलिन के साथ, एड्रेनलिन। ठीक है, तो एड्रेनलिन भी क्या कराएगा? हमारा हार्ट रेट क्या होगा? ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? ऊपर जाएगा। कार्डियक आउटपुट क्या होगा? कार्डियक आउटपुट भी इधर क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है, तो इधर भी कार्डियक आउटपुट ऊपर। बीपी, बीपी क्या होगा? बीपी भी जाएगा ऊपर। ठीक है बच्चों, एड्रेनलिन एसिटाइल कोलिन दोनों का काम हो गया। एड्रेनलिन किसके साथ काम करता है? एसएनएस। एसिटाइल कोलिन किसके साथ काम करता है? पीएनएस। अब जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन भी हमारा कार्डियक आउटपुट में सारे चीजों को अप रेगुलेट करने में काम आता है, मतलब बढ़ाता है। तो ये भी हार्ट रेट को क्या करेगा? हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। कार्डियक आउटपुट, ये भी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा। और बीपी जो रहा, बीपी को कौन इंक्रीज करेगा? बीपी को भी थायरॉक्सिन इंक्रीज करेगा। और एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमारा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक एक्टिविटीज, कार्डियक एक्टिविटीज कौन कौन रेगुलेट करता है हमारे अंदर? दो चीजें हैं, एक है न्यूरल और एक है हमारा हार्मोनल। न्यूरल के अंदर कौन उसे रेगुलेट करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर कौन सा सेंटर है बच्चों? कार्डियक सेंटर। कार्डियक सेंटर हमारा क्या रिलीज, दो चीजों से इसे कंट्रोल करता है, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट रेट को ऊपर लेगा, कार्डियक आउटपुट को ऊपर लेगा, बीपी को ऊपर लेगा, ऊपर लेगा मतलब बढ़ाएगा। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सबको वापस अपने लेवल पे नॉर्मलाइज कराएगा। हार्ट रेट नीचे, कार्डियक आउटपुट नीचे, बीपी नीचे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन से हार्मोन के साथ काम करता है? एड्रेनलिन। पीएनएस किसके साथ काम करता है? एसिटाइल कोलिन। और एक हार्मोन कौन सा है बच्चों? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन में हमारा हार्ट रेट ऊपर, बीपी ऊपर, कार्डियक आउटपुट ऊपर, मतलब इंक्रीज करा देगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा कार्डियक एक्टिविटी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लड वेसल्स। तो बच्चों जो मैंने आपको बोला है, हमारा हार्ट है, उसमें ऑर्गन्स हैं, आसपास सारे ऑर्गन्स हैं, उसको ब्लड पहुंचता है, जो भी होता है। तो अगर स्टार्टिंग भी मैंने अपना किया था चैप्टर, जब फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया था, वहां पे मैंने बोला था हम कॉर्डेट्स के अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? सोचो, ये लंग्स है, उसके चारों तरफ ब्लड घूम रहा है, और ये हमारा नोस्ट्रिल्स है, ये हमारे ईयर के यहाँ पे ईयर ड्रम्स हैं, और वो होल है। तो ये चारों जगह से ना हमारा ब्लड निकल रहा होता है। अगर हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो हर जगह से ब्लड तो निकलता नहीं है। तो इसका मतलब ब्लड कहाँ है? ब्लड किसी वेसल के अंदर, किसी ट्यूब के अंदर, किसी के अंदर फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लड ना बाहर आ रहा है ना ब्लड के अंदर कुछ जा पा रहा है। ठीक है, तो ब्लड हमारा किसके अंदर रहता है? ब्लड हमारा रहता है बच्चों, तीन स्ट्रक्चर्स है हमारे बॉडी के अंदर जिसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो जो पहला स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? आर्टरी बोलते हैं बच्चों, आर्टरी। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा वेन्स। और जो तीसरा स्ट्रक्चर है, तीसरा स्ट्रक्चर है हमारा बच्चों कैपिलरीज। ठीक है, तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं। तो जो पहला और दूसरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, आपको सबसे प्रोमिनेंट डिफरेंस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? ल्यूमेन का। ठीक है, तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं हम? ल्यूमेन। तो ये जो ल्यूमेन है, इसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो करता है, ना इसके बाहर वाले पार्ट में रहता है ना इसके अंदर, इसके अंदर वाले पार्ट में रहता है, इसका भी अंदर वाले पार्ट में रहता है। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये और ये डॉटेड वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये क्या होता है बच्चों? मसल्स के लेयर होता है। तो सबसे पहले अगर मसल्स के लेयर है, अभी आपको तीन लेयर दिखाई दे रहे हैं, एक बाहर वाला, एक बीच का मसल और एक अंदर वाला। तो सबसे पहले हम तीनों का नाम देख लेते हैं। तो जो बाहर वाला लेयर होता है, बाहर वाला लेयर को हम बोलते हैं बच्चों ट्यूनिका एक्सटर्ना।
क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। वैसे ही इसके भी बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब जो इनर वाला पार्ट है, इस इनर वाले पार्ट का नाम क्या है बच्चों, ट्यूनिका इंटरना। इंटरना, तो इसका भी अंदर वाला क्या हो गया बच्चों, ट्यूनिका इंटरना। बाहर वाला एक्सटर्ना, अंदर वाला इंटरना। अब जो बीच वाला पार्ट है, ये मिडिल वाला पार्ट, ये मिडिल वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्यूनिका मीडिया। ठीक है, ये ट्यूनिका मीडिया किससे बना रहता है, ये ट्यूनिका मीडिया बना रहता है हमारा सर्कुलर मसल्स। ठीक है, सर्कुलर मसल से बना रहता है, सर्कुलर मसल्स प्लस इलास्टिक फाइबर्स में। इलास्टिक फाइबर्स क्यों, इलास्टिक फाइबर्स इसीलिए कि जब ब्लड फ्लो करता है तो कुछ तो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अगर प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए इनके पास इलास्टिक फाइबर्स नहीं होंगे, अगर ये स्टिफ रहेंगे, तो सपोज बीपी बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और एक्सपैंड होने के लिए थोड़ा सा भी स्पेस नहीं है या फिर जगह नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है, स्टिफनेस है पूरा, तो सारे आर्टरीज और वेन्स क्या हो जाएंगे बच्चों, रप्चर कर जाएंगे। रप्चर कर जाएंगे तो ब्लड बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इनमें इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं ताकि ये थोड़े अपने आप को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सके अकॉर्डिंग टू द ब्लड प्रेशर। अब ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना था, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना किससे बना रहता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना बना रहता है बच्चों हमारा कोलेजन से। किससे, कोलेजन फाइबर्स रहते हैं, कोलेजन फाइबर्स इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, तो इसीलिए इसे ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलते हैं, क्योंकि ये हमारा कोलेजन फाइबर से बना रहता है। और जो ट्यूनिका इंटरना है, ट्यूनिका इंटरना बच्चों इसके अंदर एक सेल्स लाइन होता है ऐसे, ये जो सेल होता है बच्चों, ये सेल बना रहता है हमारा एपिथेलियम सेल्स। एपिथेलियम सेल से बने रहता है हमारा ट्यूनिका इंटरना। एक्सटर्ना क्या था, कोलेजन फाइबर्स। ट्यूनिका मीडिया किससे बना हुआ है, सर्कुलर मसल्स प्लस इलास्टिक फाइबर्स। तो अब बच्चों ये तो हो गया आर्टरी, ये हो गया वेन्स। ठीक है, अब ये कैपिलरीज जो देख रहे हैं आप, कैपिलरीज में आपको क्या ट्यूनिका इंटरना या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना दिख रहा है, नहीं, मैंने सिर्फ एक सेल का लेयर बनाया है। तो ये कौन सा लेयर होता है बच्चों, ये होता है हमारा एपिथेलियम लेयर का। अब एपिथेलियम लेयर, एपिथेलियम सेल्स ही यहाँ पे क्यों रखे गए, तो जो कैपिलरीज होता है बच्चों, कैपिलरीज ही वो पार्ट होता है जहां से हमारा ब्लड हमारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन को देता है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मतलब CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कराता है। ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट किससे होता है बच्चों, कैपिलरीज से होता है। तो हम जानते हैं एपिथेलियल सेल्स जो है, एपिथेलियल सेल्स हमेशा डिफ्यूजन के लिए हेल्प करते हैं। तो डिफ्यूजन के लिए हेल्प हो, इजीली प्रोसेस हो सके, इसीलिए यहाँ पे एपिथेलियल सेल लाइन बनाया गया। ठीक है बच्चों, तो अभी जो आर्टरी था और वेन्स है, आर्टरी के बारे में हमने आज तक क्या पढ़ा है, आर्टरी के बारे में हमने आज तक यही पढ़ा है कि आर्टरी हमेशा क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमने ये पढ़ा है कि आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट ये डेफिनेशन या फिर ये जो लाइन है ये पूरा करेक्ट नहीं है। पूरा करेक्ट क्या होता है, आर्टरीज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। कोई भी आर्टरी जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, कोई भी वेसल जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, उसे हम क्या नाम देते हैं, आर्टरी। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन मैंने इसका बताया था हार्ट के टाइम पे, क्या था बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी। वो क्या कैरी करता था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता था, कहां से, राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल्स इन हार्ट। अब उसको हमने आर्टरी क्यों बोला था, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जा रहा था, हार्ट से लंग्स के पास। तो उसने क्या किया, ब्लड को हार्ट से दूर लिया कि हार्ट की तरफ लाया, हार्ट से दूर लिया, तो इसीलिए उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इसीलिए वो आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये नहीं कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड खाली कैरी करती है इसीलिए वो एक्सेप्शन है, इसीलिए वो आर्टरी है क्योंकि वो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है। ठीक है, तो वैसे ही वेन्स का हमने क्या पढ़ा था, वेन्स का हमने पढ़ा था कि वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसा बात नहीं है बच्चों, द रियल स्टेटमेंट इज ऑल वेन्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो वैसे ही हार्ट का स्ट्रक्चर फिर से आता है। हार्ट के स्ट्रक्चर में फिर से हमने एक एक्सेप्शन बोला था, पल्मोनरी वेन्स कहाँ खुलते थे, हमारे लेफ्ट ऑरिकल्स में खुलते थे। कितने नंबर थे, 4, टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स आते थे। वो क्या करते थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के तरफ लेके आते थे। ठीक है, इसीलिए वो एक्सेप्शन में माना गया था कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं, इसीलिए हम एक्सेप्शन बोल देते हैं, बट असलियत में वो ब्लड को हार्ट के तरफ ला रहे थे, इसीलिए उनको वेन्स बोला गया। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन डिफरेंस क्या है इनके ल्यूमेन का।
क्यों इसका ल्यूमेन इतना बड़ा है और क्यों इसका ल्यूमेन इतना छोटा है। तो हमने हमेशा ये देखा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसका प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हमेशा कम रहता है, सॉरी ज्यादा रहता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो हमारे वेसल्स पे ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो उस प्रेशर को हैंडल कर सके, उस प्रेशर को टॉलरेट कर सके, इसीलिए यहाँ पे एक थिक लेयर ऑफ मसल लेयर दिया जाता है। और जबकि वेन्स में प्रेशर बहुत कम होता है, इसीलिए उन्हें बहुत वाइड ल्यूमेन दिया गया है, क्योंकि वहां पे उतना प्रेशर उन्हें हैंडल करना नहीं होता है। तो अभी हम तीनों का, कैपिलरीज का क्या बताया मैंने, कैपिलरीज बताया जहां पे हमारा ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होगा हमारे सेल्स या फिर ऑर्गन्स में, ठीक है। तो अब हम तीनों का डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आर्टरी का स्ट्रक्चर ऑफ वॉल, आर्टरी, कैपिलरीज और वेन्स में स्ट्रक्चर ऑफ द वॉल्स। 3 लेयर थे आर्टरी में, वेन्स में भी हमारे पास 3 लेयर थे, कैपिलरी सिंगल लेयर, एंडोथेलियम या फिर एपिथेलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, थिकनेस ऑफ वॉल, आर्टरी के वॉल्स में मसल लेयर बहुत थिक था, तो ये क्या हो गया, थिक। वेन्स का थिनर देन आर्टरीज, ठीक है, आर्टरी के साथ कंपेयर करेंगे तो थिनर देन आर्टरीज। और इनका क्या होता है, कैपिलरीज का सिर्फ सिंगल सेल का एक लेयर होता है, ठीक है। थर्ड क्या है, रिलेटिव डायमीटर ऑफ द ल्यूमेन, किसका ल्यूमेन ज्यादा बड़ा है, किसका ल्यूमेन ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो जो आर्टरी है बच्चों, आर्टरी में हमारा मसल लेयर बहुत मोटा था, तो ल्यूमेन क्या हो जा रहा था, ल्यूमेन छोटा हो जा रहा था। वेन्स में मसल लेयर बहुत कम था, तो ल्यूमेन क्या हो जा रहा था, बहुत वाइड, बहुत ब्रॉड हो जा रहा था। तो वेन्स में ल्यूमेन हमारा वाइड है और यहाँ पे ल्यूमेन हमारा नैरो है। और कैपिलरीज में बच्चों बस सिंगल लेयर था, तो वेरी नैरो, बस एक सेल्स का एक लेयर है जिसके अंदर से हमारा ब्लड को ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन कराना है। तो बहुत छोटा सा टाइनी सा होल जैसा रहता है, चारों तरफ बस सेल्स के लाइन रहते हैं, एक सिंगल लेयर रहता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, जो मैं बोल रहा था बच्चों कि हम जो पढ़ते हैं कि ओनली ऑक्सीजन, ओनली डीऑक्सीजन कैरी करता है, असली डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। वेन्स क्या हो गया, टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। अब कैपिलरीज क्या करते हैं, कैपिलरीज बच्चों हमेशा हमारा जो वेन्स हैं और आर्टरीज हैं, सोचो इधर वाला आर्टरी है और इधर वाला वेन है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा हमारा ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। आर्टरी से वेन में जाने तक ब्लड के बीच में यहाँ पे हमेशा डिफ्यूजन होगा। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों को जोड़ेगा कौन, इन दोनों के बीच में ब्रिज की तरह कौन काम करता है, ब्रिज की तरह काम करता है हमारा कैपिलरी काम करता है। तो कैपिलरी क्या हो गया, हमेशा कैरी करेगा फ्रॉम आर्टरीज टू वेन, ठीक है। नेक्स्ट हो गया वेल्स, वेल्स आर्टरी में एब्सेंट होते हैं, कैपिलरीज में भी एब्सेंट होते हैं, पर वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। क्यों बच्चों, वेन्स में प्रेजेंट क्यों दिया गया, बाकी दोनों में नहीं दिया गया, क्योंकि आर्टरी में जब था ब्लड तब तो हाई प्रेशर में फ्लो कर रहा है, तो ब्लड का बैक फ्लो होने का कोई टेंशन नहीं है। बट वेन्स में वेल्स क्यों दिया गया, वेन्स में वेल्स इसीलिए दिया गया क्योंकि अभी ब्लड का प्रेशर कम हो गया है, ब्लड में अभी बस CO2 है, O2 चला गया है, O2 हमारा ट्रांसपोर्ट हो गया है अपने जगह में, CO2 को कैरी कर रहा है अभी वेन्स कहाँ पे लेके जाने के लिए, लंग्स तक लेके जाने के लिए, लंग्स में वापस ऑक्सीजनेशन होगा ब्लड का। तो अभी वेन्स के अंदर जो भी ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें प्रेशर कम है, तो चांसेस हो सकते हैं कि ब्लड बैक फ्लो कर जाए। तो इनका जो वेल्स रहता है बच्चों, वो इस तरह से पोजीशन में रहते हैं कि ब्लड आगे तो जाएगा, ऐसे जब आगे जाएगा वेल्स ऐसे तो रहेंगे, पर अगर ब्लड नीचे आने का कोशिश करेगा तो वेल्स क्लोज हो जाएंगे ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके। नेक्स्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, आर्ट्रियोल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्यूल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। रिलेटिव ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अभी तक मैंने किसी में बोला था, आर्टरीज में हाई होता है, इसमें लोएस्ट होता है। इसमें देखिए बच्चों, कैपिलरीज में जैसे ही ब्लड फ्लो करता रहेगा ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीजेस मतलब धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज करता रहेगा, और लास्ट में जब तक वेन्यूल्स तक आएगा तब तक डिक्रीज होकर पूरा प्रेशर लो हो जाएगा, और उसके बाद ब्लड वेन्स में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक खत्म होता है हमारा आर्टरी, कैपिलरी और वेन्स का। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है आज का हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में इसके पहले कहाँ पे डिस्कस कर रहा था, हमारा डिस्कस कर रहा था हम कार्डियक एक्टिविटी में। तो अभी हम देखते हैं ब्लड प्रेशर होता क्या है एक्चुअली। तो ब्लड प्रेशर मेनली क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है हमारा द प्रेशर exerted by blood, प्रेशर exerted by blood किस पे exert करेगा, हमारे वेसल्स के वॉल पे। तो the pressure exerted by blood on the walls of blood vessels,
ठीक है। तो जो वॉल्स पे, जो हमारे एट्रिया या फिर वेन्स हैं, उनके वॉल्स पे जो प्रेशर लग रहा है, आर्टरी या फिर वेन्स के जो ऊपर प्रेशर लग रहा है ब्लड के फ्लो की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो ब्लड प्रेशर अब कब कब टाइम पे देखा जाता है? ब्लड प्रेशर हमारा दो तरह से मेजर किया जाता है, एक जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक जब हार्ट रिलैक्स करता है। तो सिस्टोल के टाइम पे प्रेशर देखा जाता है और डायस्टोल जब होता है तब प्रेशर मेजर किया जाता है। ठीक है। तो दो टाइम हो गए, पहला सिस्टोल के वक्त और दूसरा डायस्टोल के वक्त। ठीक है। अब सिस्टोल में क्या होता है बच्चों? सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी फ्लूइड को, बॉटल है, सोचो देखो ये बॉटल रखा हुआ है, इस बॉटल में भी ब्लड वाटर है, अगर मैं इसको प्रेस करूं, प्रेस करते ही वाटर ऊपर आ गया, तो मतलब प्रेशर ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है इसके ऊपर? प्रेशर बढ़ रहा है इसके ऊपर। तो अगर सिस्टोल के टाइम पे हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हार्ट से जब ब्लड बाहर आ रहा है, पंप होके वेंट्रिकल से बाहर आ रहा है, तो तब हमारा ब्लड का प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा रहेगा तो बच्चों कितना रहता है सिस्टोल प्रेशर? 120। ठीक है। तो अब डायस्टोल, डायस्टोल क्या होता है बच्चों? जब रिलैक्स कर रहा है। ठीक है। तो रिलैक्सेशन के टाइम अभी कितना प्रेशर रहेगा? दोनों का हम जब देखते हैं तो सिस्टोल के टाइम प्रेशर आना चाहिए 120 और डायस्टोल के वक्त आना चाहिए 80। अब बच्चों इसे मेजर किस यूनिट में करेंगे? इसे यूनिट भी तो देना पड़ेगा, तो इसे मेजर किया जाता है mm ऑफ Hg। ठीक है। 120 mm ऑफ Hg सिस्टोल प्रेशर, डायस्टोल प्रेशर क्या होता है? 80 mm ऑफ Hg। ठीक है। तो इसे हम एज अ रेशियो मेजर करते हैं। तो रेशियो कितना आना चाहिए? नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक पर्सन का हमेशा कितना होना चाहिए? 120/80। इसमें यूनिट लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, रेशियो है, mm ऑफ Hg कट गया तो क्या बचा? खाली 120/80। ये क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है बच्चों। अब आप देखे होंगे कभी कभी डॉक्टर आपको बोलता है, या फिर आपको नहीं बोलेगा, किसी और को बोलेगा कि इस पेशेंट में हाइपरटेंशन है। ठीक है। हाइपरटेंशन है मतलब उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ब्लड प्रेशर कब ज्यादा माना जाता है या फिर हाइपरटेंशन स्टेट को माना जाता है? ब्लड प्रेशर जब हमारा बढ़ के हो जाता है ग्रेटर देन 140/90। इस केस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस केस को हम बोलते हैं हाइपर टेंशन। ठीक है। माप लेना, बीपी अगर 140 से 90 से ज्यादा होगा तो हाइपरटेंशन कहलाता है। 120 और 80 जब रहता है ये हमारा नॉर्मल डायस्टोल बाय सिस्टोल का, सिस्टोल बाय डायस्टोल का रेशियो को हम बोलते हैं नॉर्मल बीपी टेम्परेचर। बीपी कितना होना चाहिए? 120/80 होना चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं एक चीज, हमारा पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है बच्चों? पल्स प्रेशर होता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो 120 - 80 कितना होता है बच्चों? 120 - 80 होता है 40 mm ऑफ Hg। तो 40 mm ऑफ Hg अभी ये कहाँ मेजर होता है? जब हम बच्चों यहाँ पे हमारा मेजर करते हैं ना, पल्स जिंदा है कि नहीं है, ये जो धक धक यहाँ पे होता है, धक धक तो नहीं होता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बीट्स आपको फील होते हैं ना जब हम ऐसे रख के चेक करते हैं। तो उसमें जब हम चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, गले में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी अगर किसी किसी के आप देखोगे तो यहाँ पे भी वेन्स निकले रहते हैं जो ऐसे वाइब्रेट होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। तो उसमें अगर हम कोई प्रेशर देखें कितना है, तो उसमें प्रेशर रहता है हमारा 40 mm ऑफ Hg। क्यों 40 mm ऑफ Hg दिखाई दे रहा है? एक बार जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ब्लड जा रहा है, ठीक है, तो कितने प्रेशर से गया था? 140 से गया था, वापस जब 80, ठीक है, जब प्रेशर कर रहा है तो 120, वापस जब 80, तो दोनों का माइनस करेंगे, कितना प्रेशर आएगा? 40। तो यहाँ पे कितना मेजर होगा? 40 mm ऑफ Hg। ठीक है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स जो हमारे बीपी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो अभी फैक्टर कब कैसे, कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट कर सकते हैं? जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे या फिर आप घर में भी अगर आपके पास बीपी मशीन होता है चेक करने के लिए, तो बोला जाता है कि हमेशा बीपी बैठ के चेक करना चाहिए, कभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में, लेटे हुए पोजीशन में, ऐसे पोजीशन में नहीं लेना चाहिए, हमेशा नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में बीपी मेजर करते हैं। तो सबसे पहले इफेक्ट कब करेगा? बॉडी पोस्चर।
बॉडी पोस्चर से हमारा बीपी इफेक्ट होता है। दूसरा बच्चों, ओबेसिटी। अगर आप ज्यादा ओबेस हैं, अगर आप ज्यादा आपके अंदर फैट है, आप बहुत ज्यादा मोटे हैं आप, तो उससे भी हमारा बीपी बढ़ता है या फिर घटता है। तो जो बहुत ज्यादा ओबेस पर्सन्स होते हैं उनमें हमेशा बीपी 120/80 से ज्यादा ही मिलता है। तो दूसरा फैक्टर क्या हो गया, ओबेसिटी। अगर ओबेसिटी ज्यादा तो बीपी ज्यादा, ठीक है। थर्ड क्या हो गया, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, जैसे कि मेल या फीमेल। अगर हम बीपी चेक करें तो मेल और फीमेल में अगर हम चेक करेंगे तो हमेशा हमको बीपी मेल्स में फीमेल से ज्यादा दिखाई देगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्या हो गया, जेंडर। मेल्स का बीपी हमेशा ज्यादा दिखाई देगा विद कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। फोर्थ फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्थ फैक्टर हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज, ठीक है। तो जब आप रनिंग कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस समय हमारा हार्ट ज्यादा पंप करता है, ठीक है। तो ज्यादा तेजी से पंप करता है तो तब हमारा बीपी क्या हो जाएगा, तब हमारा बीपी ज्यादा दिखाई देगा। एक्सरसाइज ज्यादा करोगे बीपी ज्यादा होगा। एक्सरसाइज ज्यादा करोगे मतलब जब एक्सरसाइज करोगे तब बीपी बढ़ता है, जब भी एक्सरसाइज करोगे तब बीपी बढ़ेगा ही, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट कंडीशन में बीपी हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है। जब आप ज्यादा एक्साइट होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा ये होता है, तो तब भी आपका बीपी हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या हो गए, बॉडी पोस्चर हो गए, सेकंड क्या हो गया, ओबेसिटी, थर्ड क्या हो गया, जेंडर, फोर्थ क्या हो जाएगा, जब आप एक्सरसाइज करोगे, एक्टिविटीज करोगे तब, और फिफ्थ क्या हो जाएगा बच्चों, एक्साइटमेंट के टाइम पे, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक आज का, जो है, एक मिनट। तो अभी हम इससे पहले नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले, जब आप बीपी मेजर करने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो आपने ये मशीन देखा होगा, ऐसे ऐसे पंप करता है डॉक्टर, यहाँ पे बेल्ट लगाता है, बेल्ट लगाने के बाद पंप करता है और यहाँ पे एक रीडिंग देखता है। तो ये जो रीडिंग होता है बच्चों, यहीं से पता चलता है आपका बीपी कितना है। तो इस मशीन का नाम क्या होता है, इस मशीन का नाम होता है स्पिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने दो मशीन देख चुके हैं। एक हो गया ईसीजी का मशीन, जिसका नाम क्या था, ग्राफ था, कि ग्राम था बच्चों, ग्राफ था, ठीक है। ग्राम क्या होता है, ग्राम होता है वो शीट जो निकलता है, उसे ग्राम बोलते हैं, और मशीन को ग्राफ बोलते हैं। दूसरा हमने देखा अभी स्पिग्मोमैनोमीटर, और जो थर्ड मशीन है वो है हमारा स्टेथोस्कोप। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद इसी का वेट करते रहते हो ना, मिलेगा। तो इससे हम क्या मेजर करते हैं, इससे हम देखते हैं हमारा हार्ट बीट या फिर हार्ट रेट, सुनते हैं कि हार्ट सही से पंप कर रहा है कि नहीं, हार्ट में सारे बीट्स आ रहे हैं कि नहीं। तो तीन मशीन हो गए, एक हो गया स्पिग्मोमैनोमीटर, एक हो गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और तीसरा हो गया हमारा स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम्स। सर्कुलेटरी सिस्टम्स तो हमने देखा है, ब्लड है हमारा, लिम्फेटिक सिस्टम है। तो ये स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम्स क्या है, तो बच्चों जब आप हाईवे में चलते हो तो आपको कहीं कहीं पे दिखाता है ना सर्विस रोड, और एक हाईवे रहता है, सॉरी फ्लाईओवर रहता है। तो जो वो फ्लाईओवर और सर्विस रोड है, दोनों जब खत्म होता है वापस एक ही पॉइंट पे आके मिलता है। तो गाड़ी हम कहाँ से लेके जाते हैं, कोई लोग सर्विस रोड से लेके जाते हैं, कोई हाईवे से लेके जाते हैं। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी दो सिस्टम बने हुए हैं, ठीक है। एक सिस्टम जो ऑर्गन से ब्लड सीधा लेके हार्ट को दे देता है, और एक सिस्टम जो है जो ऑर्गन से ब्लड तो निकलता है बट वो एक और ऑर्गन को पहले जाता है, फिर उस ऑर्गन से ब्लड जाता है हमारे हार्ट तक, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, तो वही लिखा हुआ है बच्चों, when the veins of any organ of the body does not open in the claval vein। claval vein क्या है बच्चों यहाँ पे, तो क्लेवल वेन होता है बच्चों हमारा इंफीरियर वेना कावा और एक सुपीरियर वेना कावा। तो ये इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा कहाँ ओपन हो रहे थे, इंफीरियर वेना कावा कहाँ पे ओपन हो रहे थे, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो when the vein of any of the organ does not open in the claval vein or heart but it divides into capillaries in any other and its blood is transported by veins to other organ, ठीक है। हार्ट में ना ओपन होके अदर ऑर्गन में ओपन हो रहा है टू द हार्ट, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज टर्म्ड एज पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो जैसे पोर्ट होता है ना बच्चों, जहां शिप आके रुकता है, फिर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जाता है, तो इसीलिए इसका नाम है पोर्टल सिस्टम। एक जगह पे ब्लड आके थोड़ी देर रुकता है, फिर वहां से हार्ट के लिए वो आगे फ्लो करता है।
तो इसमें 3 तरह के आता है हमारा, एक होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा होता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, और तीसरा होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। ये रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है बच्चों, ये ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फ्रॉग्स में पाया जाता है, बट हम इधर रीनल पोर्टल सिस्टम भी समझेंगे। और ये कहाँ होता है? फ्रॉग्स में होता है, ह्यूमंस में नहीं होता है। किस में होता है? फ्रॉग्स में होता है, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, हाँ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ह्यूमंस में होता है। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम होता है, हाँ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर नहीं होता है। तो सबसे पहले अभी हम देखेंगे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में ये हेपेटिक जो वर्ड है किसको डिनोट करता है? लंग्स को, ठीक है बच्चों, लीवर को डिनोट करता है, ठीक है बच्चों। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसे डिनोट करता है? लीवर को डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम एक लीवर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हमारा, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा स्टमक, और ये हो गया हमारा एब्डोमिनल एरिया, ठीक है। ये हो गया हमारा एब्डोमिनल एरिया, ये हो गया एब्डोमिनल। एब्डोमिनल एरिया में क्या आएगा बच्चों? एब्डोमिनल एरिया में हमारे इंटेस्टाइन और वहां के सारे ऑर्गन्स, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टमक, ये हो गया हमारा लीवर, ठीक है। अब स्टमक पे यहाँ पे क्या रहता है बच्चों? एक छोटा सा ऑर्गन रहता है यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्प्लीन बोलते हैं, ओके। और लीवर के पास यहाँ पे एक ऑर्गन रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बाइल इसमें स्टोर रहता है, ठीक है, बाइल स्टोर रहता है, जिसे हम बोलते हैं गॉल, क्या हो रहा है बोर्ड को, गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, स्टमक के जो ब्लड सप्लाई करने के लिए जो आर्टरीज हैं वो तो ब्लड दे गए, अब ब्लड देने के बाद डीऑक्सीजनेटेड हो गए, तो यहां से जो कैपिलरी सिस्टम था ये अभी वेन्स में कन्वर्ट हुआ है। ये कहाँ जाएगा बच्चों? ये जाएगा हमारा लीवर के पास, ठीक है। अब लीवर के पास ये चला गया। अब जो एब्डोमिनल एरिया था, जो इंटेस्टाइनल एरिया के पास जहां से ब्लड आ रहा है, अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ के कैपिलरीज से निकलते हुए वापस इसके साथ जुड़ जाते हैं और वापस कहाँ चले जाते हैं? लीवर के पास, ठीक है। जो गॉल ब्लैडर था, गॉल ब्लैडर के जो वेन्स है कैपिलरीज से फ्लो होने के बाद वेन्स में कन्वर्ट होके कहाँ चले गए? लीवर के पास। ऐसे ही जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन को जो लाके ब्लड देता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब वहां से भी तो एक आर्टरी वेन निकलेगी, तो वो वेन कहाँ जाएगी? वो वेन निकल के पहुंचेगी लीवर के पास, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके सबका नाम देख लेते हैं। जो स्टमक से जो निकल रही है, स्टमक से जो निकला हुआ है उसे हम बोलते हैं हमारा गैस्ट्रिक वेन, ठीक है। गैस्ट्रिक वेन ये कहाँ जाके ओपन अप हो रही है? या ओपन अप हो रही है लीवर के पास। अब नेक्स्ट जो एब्डोमिनल एरिया से निकली है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेजेंट्रिक वेन, मेजेंट्रिक वेन। अब स्प्लीन से जो निकलेगी, स्प्लीन से जो निकलेगी, स्प्लीन का नाम है हमारा स्प्लिनिक वेन। वेन्स क्यों है बच्चों? क्योंकि इनमें अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है और ये कहाँ जाने वाली है? अभी हार्ट की तरफ लेके जाएंगी सारा ब्लड, बट ये स्टॉप कहाँ हो रही है? लीवर के पास, इसलिए हम अभी इसको नाम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब ये जो लास्ट वाला रह गया गॉल ब्लैडर का जो निकलता है, इसे हम बोलते हैं, हाँ लिखूं, इधर लिख लेता हूँ, इसे हम बोलते हैं बच्चों सिस्टिक वेन, ठीक है। तो लीवर के पास अभी कहाँ कहाँ से ब्लड आके रुक रहा है? एक स्टमक से आया, एक एब्डोमेन से आया, एक स्प्लीन से आया और एक गॉल ब्लैडर से आ रहा है। तो ये लोग अभी यहाँ क्यों रुके हैं? ये जो एब्डोमिनल एरिया से आया ब्लड ये लीवर के पास क्यों गया? ये स्टमक का जो ब्लड है ये यहाँ पे क्यों गया? क्योंकि जब मेनली इंटेस्टाइनल वाला जो एरिया होता है, एब्डोमिनल वाला एरिया होता है, वहां पे हमारा फूड जाता है, एब्जॉर्ब होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में डाले जाते हैं। तो अगर ये ब्लड जिसमें अभी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसे हम डायरेक्ट अगर अभी हम हार्ट को दे दें तो हार्ट इसका क्या करेगा? ये तो फिर से पंप आउट कर देगा। बट पंप आउट करने से पहले सोचो कि आपको अभी 2 चिप्स का पैकेट खाने का भूख था, बट आपने 3 पैकेट खा लिया,
तो जो तीसरा पैकेट का जो न्यूट्रिएंट्स था वो आपका बॉडी को अभी नहीं चाहिए था, वो अभी कौन स्टोर करके रखेगा? उसे स्टोर करके रखेगा हमारा लीवर। ठीक है, तो लीवर को अगर हम हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में इसे कटाई छटाई विभाग बोला जाता है लीवर को, हिंदी में बायोलॉजी में इसे। क्यों? क्योंकि ये जितना चाहिए रहता है ब्लड का उतना पार्ट को न्यूट्रिएंट्स को आगे ट्रांसफर करता है और बाकी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है जब चाहिए रहता है। जब आप फास्टिंग करोगे, जब आप एक्सरसाइज करोगे, जब आप एक्स्ट्रा वर्कआउट्स करोगे, तो तब वो उस न्यूट्रिएंट्स को अपने ब्लड में डिलीवर करेगा और उसे यूज करेगा। ठीक है, तो अब फाइनली यहाँ से सारा ब्लड यहाँ पे प्योर हुआ, सब कुछ हुआ। यहाँ से अब ब्लड कहाँ चला जाएगा? यहाँ से ब्लड चला जाएगा अब हमारा इंफीरियर वेना कावा के पास। अब इंफीरियर वेना कावा इस ब्लड को कहाँ लेके चला जाएगा? इंफीरियर वेना कावा इस ब्लड को लेके चला जाएगा हमारा हार्ट के पास। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं। ये लीवर है, ये हमारा स्टमक है और ये एब्डोमिनल वाला एरिया। यहाँ से देखिए स्टमक से ब्लड इधर आ रहा है, लीवर में इधर जा रहा है, इंटेस्टाइन का एरिया का ब्लड इधर जा रहा है। स्प्लीन और गॉल ब्लैडर का इसमें दिखाया नहीं है बच्चों, मैंने थोड़ा यहाँ पे बता दिया आपको। स्प्लीन और गॉल ब्लैडर के भी जो वेन्स होते हैं वो लीवर में जाके पहले घुसते हैं, उसके बाद लीवर उन्हें हार्ट के पास लेके जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक क्यों? क्योंकि ये लीवर में आके स्टोर होता है, लीवर इनके लिए पोर्ट की तरह काम करता है, इसलिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बच्चों हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का थ्योरी देख लेते हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन, अ पोर्टल वेन इज अ वेन which does not carry blood directly to the heart but forms a network of capillary in another or intermediate organ। यहाँ पे intermediate organ कौन था बच्चों? intermediate organ यहाँ पे हमारा लीवर था। ठीक है, before reaching the heart। A portal vein together with small veins through which it receives blood is called as the portal system। तो जो स्टमक से, एब्डोमिनल एरिया से, उन सब से जो वेन निकला, फिर लास्ट में लीवर में गया, लीवर से निकला, तो इन सब के वेन्स को मिला के हम क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ पोर्टल सिस्टम इज नेम्ड आफ्टर द ऑर्गन टू विच इट कैरीज ब्लड। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा था? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक क्यों था? लीवर में जाता था, तो ये पॉइंट उसके लिए। द लीवर विच रिसीव्स ब्लड फ्रॉम टू सोर्सेस, ये लाइन कहां से आ गया, छोड़ो। The hepatic artery supplies oxygenated blood to the liver and the hepatic portal vein brings deoxygenated blood from the digestive organs to the liver। Oxygenated blood liver को कहां से आ रहा है? Oxygenated blood आ रहा है हमारा hepatic artery से। ठीक है, आर्टरी से आ रहा है oxygenated blood, but hepatic portal system इसे क्या देता है? hepatic portal veins क्या देता है? hepatic portal veins deoxygenated blood देते हैं। कहां से लाया था? एब्डोमिनल एरिया से लाया था, डाइजेस्टिव एरिया से पास से लाया था, स्टमक के पास से लाया था। ठीक है, लास्ट लाइन क्या है? द फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स टू द लीवर बिफोर रिटर्निंग टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। तो एब्डोमिनल एरिया से जो ब्लड निकला वापस हार्ट तक पहुंचने तक, इस पार्ट को हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो था हमारा क्या था? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अब हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है बच्चों? हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन का अगर हम पार्ट्स देखें तो यहाँ पे फोर ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। ठीक है, तो ये जो फोर ब्रेन वाला पार्ट है, जो हमारा फोर ब्रेन होता है, सोचो ये फोर ब्रेन है। ठीक है, फोर ब्रेन है, इसका ये जो फ्लोर है, इस फ्लोर से हमको एक स्टॉक जैसा, एक डंडा जैसा ऐसे निकला हुआ रहता है बच्चों, जिसके नीचे हमारा एक ऑर्गन रहता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे फोर ब्रेन से, उसके बेस से, जहाँ पे उसका फोर ब्रेन का बेस है, वहां से एक स्ट्रक्चर नीचे उसे पकड़ के रहता है, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? ये स्ट्रक्चर का नाम होता है बच्चों इन्फंडिबुलम। ठीक है, इन्फंडिबुलम। तो ये हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को काम करने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है, जो है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है बच्चों, तो हाइपोथैलेमस क्या हो गया? पिट्यूटरी ग्लैंड का सिग्नल देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल कौन देगा? हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने आप से कभी भी हार्मोन रिलीज नहीं करेगा,
अनलेस एंड अनटिल उसको हाइपोथैलेमस सिग्नल नहीं देगा। तो सोचो हाइपोथैलेमस उसका बाप है और पिट्यूटरी उसका बेटा है। जब तक आपका पापा आपको सिग्नल नहीं देते तब तक आप कुछ काम नहीं करते ना, ठीक है। तो वैसे ही जब तक हाइपोथैलेमस से सिग्नल नहीं आएगा तब तक पिट्यूटरी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका नाम है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल क्यों? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के रेगुलेशन से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड वर्क कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो आपको दिख रहा है एक स्टॉक जैसा यहाँ पे, ये हो गया हमारा इन्फेंडिबुलम, और ऊपर वाला पार्ट हो गया हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे कैपिलरीज हैं, यहाँ पे बहुत सारे कैपिलरीज हैं। रेड वाले क्या होते हैं बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखा रहा है। ब्लू वाला कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस था, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपोथैलेमिक कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से जो ब्लड था, हाइपोथैलेमस अपना न्यूरॉन्स को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा, सिग्नल भेजना है, न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। न्यूरॉन्स क्या करेंगे? ब्लड में अपना केमिकल्स रिलीज करेंगे। अब ये ब्लड कैरी कहाँ करेगा? ये ब्लड कैरी करके आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट में सिग्नल आता है फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ने सिग्नल भेजा, ब्लड में सिग्नल आया, ब्लड हाइपोथैलेमस से फ्लो होके एंटीरियर पिट्यूटरी के एरिया पे आया। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा? सिग्नल को रिसीव करेगा। हाइपोथैलेमस उसे बताएगा कि अब आपको हार्मोन को रिलीज करना है, कि अब आपको हार्मोन रिलीज को बंद कराना है। तो उस हिसाब से हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को अपना सिग्नल्स भेजता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मेनली डायरेक्टली थ्रू न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स है ये देखिए बच्चों, यहाँ से न्यूरॉन सीधा आ रहे हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। तो जो पोर्टल सिस्टम है, पोर्टल सिस्टम मेनली किस एरिया के लिए है? यहाँ पे पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट के लिए, ठीक है, नॉट फॉर द पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट में कहाँ से आ रहा है सिग्नल? डायरेक्टली फ्रॉम न्यूरॉन्स आ रहा है। तो पोर्टल सिस्टम में पोस्टीरियर पार्ट नहीं आएगा। पोर्टल सिस्टम में क्या आएगा? ना खाली ये सिग्नल हाइपोथैलेमस से आया, ब्लड के थ्रू आएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी में सिग्नल पहुंचेगा। तो ये होता है हमारा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अब इसका थ्योरी देख लेते हैं। इट इज अ पोर्टल सिस्टम फॉर्म्ड बाय अ वेन फ्रॉम हाइपोथैलेमस व्हिच ब्रेक्स अप इनटू कैपिलरीज इन हाइपोफाइसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ वेन इज कॉल्ड एज अ हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। जो वेन हाइपोफाइसिस से एंटीरियर पिट्यूटरी को आता था उसको हम बोलेंगे हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हो रहा था, कहाँ जाके एंड हो रहा था? इंटीरियर पिट्यूटरी में। नेक्स्ट क्या है? द पोर्टल वेन एंटर्स द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, नॉट टू द पोस्टीरियर लोब, ओनली टू द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। Hypothalamus produces a number of hormones for controlling endocrine activity of adenohypophysis. Adenohypophysis क्या है बच्चों? Adenohypophysis ही होता है हमारा एंटीरियर लोब, ठीक है। एंटीरियर लोब को ही हम लोग adenohypophysis बोलते हैं। नेक्स्ट, there are poured into blood in hypothalamus. They are poured into the blood of hypothalamus, ठीक है। The same is directly drained by hypophyseal portal vein into adenohypophysis. जो न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस ने प्रोड्यूस किया था वो पहले कहाँ पे जाएगा? हाइपोथैलेमस के ब्लड में पोर होगा। अब वही ब्लड कहाँ पे आएगा? हाइपोथैलेमस से हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन से कहाँ आके पहुंचेगा? एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस क्या था? एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, ठीक है। अब जो लास्ट पोर्टल सिस्टम है, लास्ट पोर्टल सिस्टम होता है हमारा रीनल पोर्टल सिस्टम। हमारे अंदर नहीं होता है, फ्रॉग में है। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं रीनल पोर्टल सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है? फ्रॉग्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसका नाम रीनल पोर्टल सिस्टम क्यों है? रीनल मतलब किडनी, पोर्टल सिस्टम मतलब पोर्टल, ठीक है। तो रीनल मतलब क्या हो गया? किडनी। तो अब इसमें होता क्या है? ये हो गया बच्चों फ्रॉग का, ऐसे पकड़ लो, लेग्स है, ये फ्रॉग का, ये हमारा फ्रॉग है ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाता है बच्चों फ्रॉग का एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पार्ट, और ये हो गया उसके हाइंड लेग्स। फ्रॉग वाले चैप्टर में आप पूरा डायग्राम अच्छे से पढ़ोगे। ये हो गया हमारा
हाइंड लेग्स। ठीक है, तो इसका में क्या काम करता है, इसका में जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो उसके एंटीरियर पार्ट से, मतलब बॉडी के लास्ट वाले पार्ट, पीछे वाले पार्ट से ब्लड लेके आता है और किस में पोर करता है बच्चों, किडनी में पोर करता है। तो यहां से ब्लड अभी कहाँ जाएगा, यहां से ब्लड जाएगा किडनी के अंदर। ठीक है, तो अभी किडनी क्या करेगा, किडनी उस ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, उसे उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा या फिर रीअब्सॉर्ब करेगा, उसको उस हिसाब से प्रोसेस करेगा और फिर किडनी से कहाँ जाएगा, किडनी से चला जाएगा ब्लड हमारे हार्ट के पास। किसके हार्ट के पास, फ्रॉग के हार्ट के पास। तो इस सिस्टम में क्या होता है, ब्लड आया एंटीरियर पार्ट से और लेग वाले पार्ट से कहाँ पे जाएगा, पहले किडनी में जाएगा, किडनी उसे फिर लेके जाएगा हार्ट तक। ठीक है, तो ये होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। ये स्ट्रक्चर आपके फ्रॉग के चैप्टर में है, हम वहां पे समझेंगे अच्छे से। रीनल पोर्टल सिस्टम का थ्योरी देखते हैं। वेन्स विच कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लेग्स कंबाइन टू फॉर्म अ रीनल पोर्टल वेन। पोस्टीरियर पार्ट मतलब पीछे वाला पार्ट, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर पार्ट में क्या क्या आ जाएगा, लेग्स आ जाएगा और बॉडी का पूरा पीछे वाला पार्ट। ठीक है, दिस वेन गोज इनटू किडनी एंड डिवाइड्स इनटू द कैपिलरीज। किडनी सेपरेट नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम दिस ब्लड। अब किडनी में गया ब्लड, अब किडनी में जाने के बाद ब्लड में से क्या क्या उसको सेपरेट करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी रहेगा वो उसे सेपरेट करेगा ब्लड में से। दिस पार्टली प्यूरिफाइड ब्लड इज नाउ ट्रांसपोर्टेड टू द हार्ट। अब यहां से ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। इट इज प्रेजेंट ओनली इन द फ्रॉग्स, इन मैमल्स रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है हमारा स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ट डिसऑर्डर्स। ठीक है, हार्ट डिसऑर्डर्स में सबसे पहला डिसऑर्डर जो है वो है हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन का जब हमने अभी बीपी पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, जब ब्लड का प्रेशर नॉर्मल दैट इज 120/80 से बढ़ के 140/90 तक पहुंच जाता है, यहाँ पे 140/90 के लेवल तक पहुंच जाता है, 140 के लेवल पे पहुंच जाता है, उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। कितना, 140/90। नॉर्मल का कितना था, नॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। जब ये बढ़ के 140/90 तक पहुंच जाता है उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। पढ़ लेते हैं, हाइपरटेंशन इज अ टर्म ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन 120/80 इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल। बार बार चेक करने के बाद अगर ब्लड प्रेशर एक आदमी का 140/90 से ज्यादा आ रहा है तब हम उसे बोल सकते हैं और किसे हाइपरटेंशन हो गया है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीजेज एंड आल्सो अफेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन और किडनी। अब ऑर्गन्स पे कैसे इफेक्ट करेगा, अगर एक चीज है जिसके अंदर का प्रेशर उसका मेंटेन कर सकता है वो 120/80 और जबकि वो हर दिन उसको हर टाइम 24/7 140/90 का प्रेशर को झेलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसीलिए हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में धीरे धीरे करके ब्रेन और किडनी ऐसे छोटे छोटे वाइटल ऑर्गन्स में थोड़े थोड़े डैमेजेस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये था हमारा सबसे पहला हार्ट डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है बच्चों, जब हम ज्यादा ऑयली, ज्यादा फास्ट फूड, ज्यादा बाहर की चीजें या फिर जो बोलते हैं फास्ट फूड ऐसे ऑयल बेस्ड ये सब चीजें खाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ऑयल होता है, जो फैट होता है, जो लिपिड्स होते हैं, वो धीरे धीरे हमारे वेन्स और आर्टरीज के चारों तरफ एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं और वहां पे अपने को स्टोर करने लग जाते हैं। तो स्टोर करने की वजह से क्या हो जाता है, वो वहां पे धीरे धीरे हार्ड होने लगते हैं, वहां एक्यूमुलेट हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो क्या बनाते हैं, एक प्लैक का फॉर्मेशन बन जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एथेरोस्क्लेरोसिस रेफर्स टू द बिल्डअप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल and other substances in and on your artery walls which restrict the blood flow। अब जब आर्टरी का वॉल्स के चारों तरफ कोई पाइप है, अगर पाइप के अंदर कुछ ऐसे स्टोर हो गया, कुछ एक्यूमुलेट हो गया, तो जितना प्रेशर से वो पहले पानी जाता था उतने प्रेशर से अभी ब्लड, जैसे पाइप में पानी जाता है तो वैसे ही हमारे वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो होता है। तो अगर उसका ल्यूमेन धीरे धीरे नैरो हो जाएगा, तो अगर नैरो हो गया तो उसके अंदर ब्लड फ्लो कम होगा, तो ब्लड जिस ऑर्गन में जहां तक जितने टाइम में पहुंचना चाहिए उससे कम टाइमिंग पे पहुंचेगा। तो इसीलिए क्या करता है, विच कैन रेस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो। द प्लैक कैन बर्स्ट ट्रिगरिंग अ ब्लड क्लॉट। तो कभी कभी क्या होता है, जो ब्लड फ्लो आ रहा है वो तो प्रेशर में आ रहा है, तो ये जो प्लैक है, ये फैट है, ये कोलेस्ट्रॉल के जो डिपोजिशंस है वो कभी कभी अंदर बर्स्ट हो जाते हैं,
जिसकी वजह से हमारा वेसल्स और वो सब अंदर बस्ट होने की वजह से ब्लड बाहर लीक करेगा। अब अगर ब्लड बाहर आएगा तो जैसे ही हम जानते हैं ब्लड बाहर आएगा तो मतलब क्लॉटिंग होगा, तो क्लॉटिंग होगा तो वहां पे क्लॉट बन जाएगा, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, आगे ब्लड जा नहीं पाएगा। तो इसी टर्म को, इस जो ये हो रहा है हमारे वेसल्स में, जो फैट का डिपोजिशन हो रहा है जिसकी वजह से जो वॉल्स है वो हार्ड हो जा रहे हैं, उनका इलास्टिसिटी लॉस हो जा रहा है, इस टर्म को एक नाम दिया गया है जिसे बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है बच्चों, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इज द टर्म गिवन व्हेन हमारे वेसल्स में फैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना इलास्टिसिटी और थिकनेस को लूज करने लगते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जबकि डिजीज को बोलते हैं हम लोग एथेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कोरोनरी हार्ट डिजीजेस। अब ये कोरोनरी हार्ट डिजीज किसकी वजह से होता है? कोरोनरी हार्ट डिजीजेस होता है जब हमारे अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीजेस ऑफन रेफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस affects the vessel that supplies blood to the heart muscle। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी मतलब हार्ट, तो जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट को ब्लड लेके सप्लाई कर रहे थे, अगर उनमें हमने एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है तो अब क्या होगा, हार्ट के मसल्स को ब्लड कम पहुंचेगा, हार्ट को ऑक्सीजन कम पहुंचेगा, जिसकी वजह से हमको क्या देखना पड़ेगा, सीएडीज हो जाएंगे, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। इट इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू which makes the lumen of the arteries narrow। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बच्चों एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है बच्चों, कभी कभी आपने देखा होगा ना, यहाँ चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है, हार्ट के पास पेन होने लगता है, यही एक रीजन है जिसकी वजह से धीरे धीरे हार्ट अटैक आता है। ठीक है, ये एक सिम्टम है जो हार्ट अटैक का भी दिखा सकता है। आप देखोगे हार्ट अटैक के पेशेंट्स में लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, लेफ्ट साइड जो हैंड है उसमें पेन होने लगता है, चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। जो चेस्ट का जो पेन होता है उसे हम बोलते हैं एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है हमारे चेस्ट में जब अपियर्स व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। अब हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन का सप्लाई धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो जिसकी वजह से हार्ट हमारा पंप नहीं कर पा रहा, तो चेस्ट में हमको एक्यूट पेन मेजर होता है, पेन पता चलता है, तो उसे हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस कैन ऑकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, बट इट इज मोर कॉमन अमॉन्ग द मिडिल एज्ड एंड एल्डरली पीपल्स। इट ऑकर ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो कब हुआ था, सीएडी हमने देखा था, सीएडी में क्या हो रहा था, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा था, जिसकी वजह से सीएडी हुआ, सीएडी की वजह से आगे बढ़ के वो एंजाइना पेक्टोरिस होता है। नेक्स्ट है हमारा बच्चों हार्ट अटैक। अब एंजाइना पेक्टोरिस हुआ, एंजाइना पेक्टोरिस अगर हम उसको उस टाइम पे ट्रीट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे ये हार्ट अटैक में लीड करता जाएगा। तो हार्ट अटैक क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ये इसका मेडिकल टर्म है, नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड एंड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो बच्चों अगर एक मसल को अपने टाइम टू टाइम ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, जिसे 20 ml चाहिए था ऑक्सीजन, उसे 5 ml पहुंच रहा है, उसे 10 ml पहुंच रहा है, तो धीरे धीरे हार्ट के मसल्स वहां पे डेड होने लगते हैं। तो जब एक टाइम आता है हार्ट के मसल्स इतने डेड हो जाते हैं कि अब वो पंप नहीं कर पाते, उस टाइम पे उसे बोलते हैं हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। नेक्स्ट होता है बच्चों, दो टर्म है, एक है हार्ट फेल्यूर, एक है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है बच्चों, जब कोई चोर चोरी करके भागता है उसे हम अरेस्ट कर लेते हैं। तो अरेस्ट मतलब क्या होता है, अब वो आगे और कुछ काम नहीं कर पाएगा और कुछ गलत काम नहीं कर पाएगा, वो वहीं पे हमेशा के लिए स्टॉप हो जाएगा। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, हमारा हार्ट बीट इज अरेस्टेड। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए बच्चों इसके बाद और हार्ट में बीट नहीं होगा, जिसकी वजह से इसे बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और हार्ट फेल्योर क्या होता है, हार्ट फेल्योर होता है बच्चों जब हमारा हार्ट इम्प्रॉपर फंक्शन करता है। इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ हार्ट को हम बोलते हैं हार्ट फेल्यूर। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन से डिजीजेस देखे, सबसे पहला जो डिजीज देखा हमने, सबसे पहला डिजीज था हमारा हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या हो रहा था, ब्लड का प्रेशर बढ़ जा रहा था, 140/90 तक पहुंच जा रहा था। नेक्स्ट था हमारा एथेरियोस्क्लेरोसिस। एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जब हमारे वेसल्स के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर किसी चीज का डिपोजिशन की वजह से उसके
जो ल्यूमेन था उसका साइज कम हो जा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। टर्म क्या दिया गया था आर्टेरियल वॉल्स का, जब थिकनिंग और लूज ऑफ इलास्टिसिटी, उसे हम बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस किसकी वजह से होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस होता है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस होने के बाद धीरे धीरे वो किस चीज में डेवलप हो जाता है? एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? हमारे हार्ट में, चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हमको जब महसूस होता है, उसे हम बोलते हैं एंजाइना या फिर एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट होता है हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जब हार्ट के मसल्स डीजेनरेट हो जाते हैं, मर जाते हैं, जब उनको ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिलता है, तो उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। अब इसमें भी दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है हार्ट फेल्यूर, एक होता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट बीट होना पूरा ही बंद हो जाता है, हार्ट का अरेस्ट हो जाता है वहां पे। और नेक्स्ट होता है हार्ट फेल्यूर, दैट इज इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ हार्ट। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।